हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें दिया गया है कि मार्च में एग्जाम होने वाला है। यस, जो दिसंबर में नहीं होना हुआ था, दिसंबर सेशन का एग्जाम, वो मार्च में होने वाला है। और उसको अगर हम देखें ठीक तरीके से जाने परखे, तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि आने वाले समय में, मतलब इस साल में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तीन तीन बार हो सकता है। यस, यू हर्ड मी राइट, 3 बार हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि सर, अगर 3 बार हो चुका है, हम तो टारगेट कर रहे थे जून एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन नोटिफिकेशन तो आ चुका है, मार्च में एग्जाम है, तो किस तरह से प्रिपेयर करना है? ये हमारा थोड़ा-सा कंसर्न होता है वहाँ पे, राइट? और सबको सबको मतलब बहुत लोगों ने कुछ टाइम टेबल बनाया होगा, कुछ टाइमलाइन रखी होगी, कुछ डेडलाइन्स रखी होगी कि इस समय में मुझे ये पढ़ना है, उस समय मुझे वो पढ़ना है, राइट? अपना-अपना स्ट्रैटेजी रहता है, राइट? अपना-अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है, अपना-अपना एनालिसिस होता है, अपना-अपना एक अंडरस्टैंडिंग होता है। और उसी की वजह से हमारा स्ट्रैटेजी डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन देयर आर सम स्ट्रैटेजीज व्हिच आर वेरी मच कॉमन इन टॉपर स्ट्रैटेजी। जो अगर आप टॉपर का स्ट्रैटेजी देखते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, राइट? स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, ठीक है? स्ट्रैटेजी हर एक चीज के लिए हो सकती है। मतलब एग्जाम पैटर्न किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच करना है, एग्जामिनेशन में टाइम मैनेज किस तरह से करना है, माइंडसेट किस तरह से रखना है, क्लियर रखना है, स्टेबल रखना है, ये सारी चीजों के लिए अलग-अलग तरीके लोगों का अलग-अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है और जो सही स्ट्रैटेजी है, वही सक्सेस कर जाता है। That is the reason. That is the reason only 1% will succeed in examination, and only for the JRF, and 6% for the NET set exam, NET examination. Those who will be eligible for teaching at university level, right? तो हमने वो देखा है। तो यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्ट्रैटेजी फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स, ठीक है? यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए स्ट्रैटेजी, और ये कॉमर्स के लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आपको अकाउंटिंग भी देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल बिजनेस देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स यू विल सी, यू विल फाइंड फाइनेंस देयर, यू विल फाइंड टैक्स देयर, यू विल फाइंड लॉ देयर, राइट? तो ये सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्या सच में होना चाहिए? क्या सच में होना चाहिए? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर बार जो समय सारा जो सिलेबस दिया है, उससे सब कुछ हमें आना ही चाहिए, राइट? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है? तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से हर एक को अपना स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, ठीक है? तो चलो आइए देखते हैं कॉमर्स का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द सब्जेक्ट कॉमर्स। देखो चलो, ये और मैं ये बताना चाहूंगा, दिस इज द टॉपर स्ट्रैटेजी। ये डेफिनेटली टॉपर का स्ट्रैटेजी है, ठीक है? आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? चलो देखते हैं क्या है टॉपर्स का स्ट्रैटेजी यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। आप सबको पता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि सर, हमें पता है और सबको पता है कि जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में हमें अकाउंटिंग देखने को मिलता है, राइट? हमें लॉ देखने को मिलता है, हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है, राइट? हमें फाइनेंस देखने को मिलेगा, राइट? हमें टैक्स भी सॉल्व करना होता है, हमें लीगल लीगल एस्पेक्ट्स भी देखने होते हैं, राइट? और हमें बैंकिंग जो है वो भी देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें उसमें स्टैटिस्टिक्स भी करना है। हमें उसमें स्टैटिस्टिक्स भी देखना है। तो एक कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको उसमें मैनेजमेंट भी दिखने वाला है, इकोनॉमिक्स भी दिखेगा, ये सारे सब्जेक्ट दिखेगा। लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करेगा, ठीक है? किस तरह से मैटर करेगा? क्योंकि रीजन ये है इस पे कि बहुत सारे लोग जो है अकाउंटिंग पे एक्सपर्ट नहीं होंगे, लॉ पे एक्सपर्ट नहीं होंगे, कुछ लोगों को मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगता, थ्योरी, जैसे मुझे आई एम फ्रॉम फाइनेंस, तो आई प्रेफर फाइनेंस सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, राइट? राइट? तो आई प्रेफर फाइनेंस सब्जेक्ट, राइट? फाइनेंस सब्जेक्ट में प्रेफर करता हूँ, जो मुझे बैंकिंग भी अच्छा लगता है और स्टैटिस्टिक्स भी मुझे आता है, राइट? उसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि
मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, मेरा जो पोस्ट, और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है कि बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है, राइट? उसका एक मैं आपको रीज़न बता दूँ, मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका कॉमर्स भी हुआ है, मैंने कॉमर्स भी पढ़ा है एंड मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हूँ, और मेरा दोनों सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ है, राइट? समझ रहे हो? तो रीज़न क्या है? सर मैं इकोनॉमिक्स भी कर रहा हूँ, फाइनेंस भी कर रहा हूँ, मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ। तो आप जैसे सारे लोगों के लिए मेरे पास एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है? क्या आप लोगों को पता है क्या है? आप गेस कर सकते हो? ठीक है? तो गेस करने के लिए देखो, आपको मैं बता ही देता हूँ क्या होगा उसका स्ट्रैटेजी। जिन लोगों के लिए ये सारे सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना मैं बता रहा हूँ। ठीक है? वहाँ पे 2 तरीका का स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, 2 तरह का स्ट्रैटेजी। एक, देखो स्ट्रैटेजी का नाम सुनो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ सम। ऑल ऑफ सम पूछा बताया गया। पहले स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? ऑल ऑफ सम। तो ऑल ऑफ सम, और दूसरा स्ट्रैटेजी का नाम मैं लिख देता हूं यहीं पे, सम ऑफ ऑल। पहली स्ट्रैटेजी क्या है? ऑल ऑफ सम, एंड सेकंड क्या है? सम ऑफ ऑल। अब यहाँ पे ऑल ऑफ सम का मतलब क्या है सर? अब ऑल ऑफ सम का मतलब क्या है? ऑल ऑफ सम का मतलब क्या है सर? सर मतलब सिंपल यही है। सिंपल यही मतलब है। क्या मतलब है? कि हमारे पास कितने यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? जो भी कंफर्टेबल लगते हैं, जो भी कंफर्टेबल आपके लिए सब्जेक्ट लगते हैं, उनमें से 10 यूनिट में से आपको कोई भी 6 सब्जेक्ट जो है ना लिखने हैं, जहां देखने हैं, जहां से आप 100% श्योर हो कि अगर मैं इन से 6 सब्जेक्ट से देख लेता हूं, क्वेश्चन कर लेता हूं, तो मैं डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस क्वेश्चन को। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना है, 10 यूनिट्स में से 6 यूनिट जो है आपके क्या करना है, चूज कर लो। मतलब अगर मैं देखूं तो मैं क्या करूंगा, ऑल अप, मतलब ऑल कितने हैं? 10 यूनिट है। 10 में से कितना ले रहा हूं मैं? 6 ले रहा हूं। मतलब जितने यूनिट सिलेबस में दिए हैं उसमें से मैंने कुछ यूनिट कर लिए है, चूज कर लिए, और चूज करने के बाद मैंने उसको 100% दिया है। 100% देना मतलब क्या है यहाँ पे? 100% देना मतलब यहाँ पे ये होता है, अगर उसमें से कोई भी सब्जेक्ट आया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अकाउंटिंग, लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग, स्ट्रेटेजी, लीगल, टैक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आपको हर बार पढ़ने की जरूरत नहीं। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, लीगल हटा दो, लॉ हटा दो, टैक्स हटा दो, बाकी सारे सब्जेक्ट तो आप कर सकते हो ना। जरूरी नहीं करते। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है? इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट वो उसको कहा जाएगा जो अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो करेगा, जो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेगा, उसको हम परफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट में से आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है। उसमें से कोई भी 6 सब्जेक्ट चूज कर लो, 4 सब्जेक्ट छोड़ लो, बाकी वो 6 सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। इससे क्या होता है, समय कम लगेगा, आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और यही 3 चीजें जो है, ठीक है, टाइम, माइंडसेट एंड आपका एफर्ट्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें अगर आप ठीक से कर लेते हो तो आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, 2 ही महीने बाकी है आपके एग्जामिनेशन को, मार्च अटेम्प्ट के लिए, और जून अटेम्प्ट के लिए आपके पास 5 महीने हैं। ठीक है? तो ये सोचो, इतने कम समय में आपको पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करना है। पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करना है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है? तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये भी है कि सर हमें अ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम सारे सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट कर लूँ, उसमें से पढ़ के जाऊँ और एग्जाम दूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हम वो क्या कर सकते हैं? तो आप क्या करो, आपके लिए बहुत सिंपल है, सम ऑफ ऑल लेके जाओ। सम ऑफ ऑल मतलब क्या? आपके पास 10 यूनिट्स है, राइट? हर एक यूनिट में आपको चैप्टर्स दिए हैं, ठीक है? जैसे कि समझो अकाउंटिंग है, ठीक है? अकाउंटिंग में आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, राइट? फिर आपको कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट दिखेगा, होल्डिंग कंपनी अकाउंट दिखेगा आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको देखना है, ऑडिटिंग है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सारे सब्जेक्ट जो है 10 के 3 यूनिट ले लेना है,
और हर एक यूनिट में से जो आपको कंफर्टेबल लगता है, इफेक्टिव लगता है वो आपको, जैसे कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अच्छा लगता है तो मैंने वो चूज कर लिया है, पार्टनरशिप है अच्छा लगता है वो चूज कर लिया, कॉर्पोरेट अच्छा लगता है वो चूज कर लिया। मतलब सारे यूनिट ले लो, उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, या फिर थोड़ा ले लो या फिर पूरा पढ़ लो। पहली स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, थोड़े से टॉपिक लेना है उसमें सब पढ़ना है। दूसरा स्ट्रेटेजी हमारा क्या है, सब लेना है उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो ये दो स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो, अगर ये दो स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये समझेगा, आपके लिए ये फायदेमंद इसलिए रहेगा कि आपका यहाँ पे टाइम बचने वाला है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये है कि आप लोगों का यहाँ पे टाइम बचेगा। और एग्जाम में अगर आप सबको पता है जैसे कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, सर हमें पता है टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। हमारे लिए हमारा माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें करने के लिए देखो, माइंडसेट तब ठीक होगा जब आपका प्रैक्टिस अच्छा है और टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, और टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस तब अच्छा होगा जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, जब आप उसके लिए एफर्ट्स लोगे, तब वो अच्छा होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, एक तो सम ऑफ ऑल ले लो या फिर ऑल ऑफ सम ले लो। ये दो स्ट्रैटेजी है, दो स्ट्रैटेजी में से आपको जो भी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, आपको जो भी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है वो आपको स्ट्रैटेजी चूज कर लेनी है। और आपको आने वाले समय में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में प्रिपेयर होने के लिए ये जो स्ट्रैटेजी अगर हेल्पफुल कर गई तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी फॉर यू। ओके स्टूडेंट, तो चलो मिलते हैं फिर किसी दिन, कुछ अलग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग विद आईएफएस। थैंक यू। और इसी तरह से अपडेट और नए नए स्ट्रैटेजी के साथ अगर देखना है तो जुड़े रहना है आईएफएस के कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ। ओके चलो, थैंक यू।